lines, electric field lines for different charge. अच्छा, ये तुमने भेजा electric field lines for different charge systems. Electric field lines for different charge systems. इसमें देखिएगा, फर्स्ट लिखें field lines of a positive point charge. Field lines of a positive point charge. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होगी कि जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे बाहर की तरफ निकलती हुई, ये तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। ऐसे ही, और इसमें बाकी कुछ लिखना नहीं है, बस आपको ये देखना है कि फील्ड लाइंस होती किस तरीके की, अगर एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो। सेकंड, फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज, lines of a negative point charge. Field lines of a negative point charge. तो जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में निकलती हुई है फील्ड लाइंस, तो नेगेटिव के अंदर आती हुई होगी। मान लीजिए नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इसके अंदर आती हुई, वैसे तो नेगेटिव के अंदर आती हुई होगी फील्ड लाइंस। उसके बाद थर्ड देखें, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट lines of two equal and opposite point charges to equal and opposite point charges। तो यहाँ पर आप क्या करिए कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बना लो, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज बना लो। और पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव की तरफ गई। उसके अलावा फिर यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव तक गई, फिर पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव तक गई। ऐसे नीचे की तरफ भी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। हम लेटरली ऐसे गैप क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लेटरली ये एक दूसरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये रिपेल करती हैं और लेंथ वाइज ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। इसके अलावा ये इधर वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव से निकलेगी और एक स्ट्रेट लाइन नेगेटिव में आएगी। एक लाइन ऐसी है जो दूर कहीं से लूप बना रही होगी और इस तरह से नेगेटिव में आ रही होगी। ऐसे यहाँ पर ये दूर कहीं पर लूप बना रही होगी और बनाकर नेगेटिव के अंदर आ रही होगी। तो ये हमारी फील्ड लाइंस हो गई टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। उसके बाद फोर्थ लिखे हैं, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस।
फील्ड लाइंस ऑफ, ये समझ नहीं आ रहा। कौन सा ये वाला, कोई भी, ऐसे वाला जो। अच्छा ये वाला क्यों कह रहा हाँ। हूँ, ये वाला क्या है कि पेज पर जो है वो उतनी जगह नहीं बचेगी कि हम इतना बड़ा एक लूप बनाएं। तो हमने क्या करा कि ये ऐसे निकल रही होगी और घूम फिर कर वापस नेगेटिव में आ रही होगी बस, तो इसलिए इसको बनाकर छोड़ दिया। ऐसे ही ये वाला है, ये ऐसे निकल रही होगी और ऐसे पूरा लूप बनाकर आ रही होगी, तो वो बनाकर दिखाना ज़रूरी नहीं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये दिखाना है कि जो लाइन यहाँ पॉजिटिव से निकल रही है घूम फिर कर वही नेगेटिव में वापस आ रही है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नोट करें, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड positive point field lines of two equal and positive point charges, two equal and positive point charges, अगर दो इक्वल हैं और पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं तो क्या होगा, आपने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो रिपेल करेंगी। एक फील्ड लाइन ऐसे निकली, एक फील्ड लाइन ऐसे निकली, तो ये मिलेंगी नहीं, बस ऐसे ही रह जाएंगी यहीं तक। और ऐसे एक निकली तो दूसरी वाली ऐसे इसको दूर से रिपेल करके ऐसे निकल जाएंगी, टकराएंगी नहीं। दूसरी ये भी ऐसे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये मिल नहीं रहे हैं कहीं पर भी। अगर ये वाला इस तरीके से कर्व आ रहा है तो इधर भी ऐसे कर्व आएगा, टकराएगा नहीं, एक दूसरे को रिपेल करता रहेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। फिर फिफ्थ नोट करें, फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, फील्ड लाइंस ऑफ अ positively charged field lines of a positively charged plane conductor पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, तो अगर एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर है, मान लीजिए कि ये कोई मेटल का ब्लॉक है इस तरीके का और पॉजिटिवली चार्ज है, इधर पॉजिटिव 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 इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज एक प्लेन कंडक्टर है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक दूसरे को अगेन रिपेल करेगी, इधर वाली ऐसे निकलेगी और इस डायरेक्शन में निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब कुल मिलाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाएंगी। तो ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है तो यहाँ से बाहर निकली, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है तो यहाँ से बाहर निकली। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज में घूम फिर कर कहीं से भी नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आएंगी, ठीक है। अभिनव क्लियर है इतना? अभिनव आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके, अगला नोट करें, अगला एक टर्म है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर हमको समझना ज़रूरी है कि एरिया एक वेक्टर की तरह कैसे बिहेव करता है, ये समझना ज़रूरी है। आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। नोट करिएगा, एरिया वेक्टर इसमें लिखे हैं, द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड
planar area vector the direction of a planar area vector is specified by the normal to the plane is specified by the normal टू द प्लेन। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पॉइंट की बात करूं, किसी पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? पॉइंट जो है वो पूरा यूनिवर्स में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कोई पॉइंट के जितना छोटा सा पार्टिकल है। तो हम ये कहते हैं कि एक पॉइंट के लिए कितनी डायमेंशंस फ्री मिलेंगे उसको? 3 डायमेंशंस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, कहीं भी मूव करेगा। वहीं अगर मैं लाइन की बात करूँ तो लाइन को मूव करने के लिए 2 डायरेक्शंस मिलेगी। उसका रीज़न क्या है कि उसका रीज़न ये है कि जैसे मान लीजिए हमने 3 डायरेक्शंस देखी, 3 एक्सेस देखी, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ये ओरिजिन है। अब आप ये सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलावा कोई लाइन पड़ी हुई है, मान लो ये लाइन हो गई ए बी, ठीक है। तो इस ए बी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में करा सकते हैं? हम ये कहेंगे कि ओ एक्स की डायरेक्शन में तो इसका खुद का ही डायरेक्शन है कि इसकी लेंथ इस डायरेक्शन में है। तो मैं ये कहूँगा कि नॉर्मली इसका डायरेक्शन हम किस डायरेक्शन में करा सकते हैं मूवमेंट? या तो वाई की डायरेक्शन में, ठीक है, और या फिर सामने की तरफ जेड की डायरेक्शन में। तो इसको 2 डायरेक्शंस मिलती हैं, लाइन को हमेशा 2 डायरेक्शन मिलती हैं परपेंडिकुलरली मूव करने के लिए। वहीं अगर हम एरिया की बात करें तो जैसे ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये फ्रंट में हो गया जेड एक्सिस। तो अगर मैंने एक्स और वाई की हेल्प से यहाँ पर एक एरिया बना दिया ऐसे, तो एक्स और वाई एक्सिस को तो इसने कवर कर ही रखा है, क्योंकि एक्स एक्सिस में ये बढ़ रहा है, इसका लेंथ है, और वाई एक्सिस में इसका ब्रेथ है। लेकिन इसका मूवमेंट जो है वो परपेंडिकुलर मूवमेंट हम किस डायरेक्शन में करा सकते हैं? अगर मैं इसको आगे की तरफ खींचूं या पीछे की तरफ ले जाऊं, तो आगे की तरफ क्या हो गया? पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और पीछे की तरफ नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो कुल मिलाकर डायरेक्शन तो एक ही बची ना एरिया के पास। एरिया के पास एक ही डायरेक्शन बची जिसमें वो परपेंडिकुलरली मूव कर सकता है। तो हम ये कहेंगे कि एरिया जो है, एरिया का अगर हम परपेंडिकुलर मूवमेंट करवाना चाहें तो उसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। उसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। उससे हमको क्या पता चलेगा? उससे हमको ये पता चलेगा कि आपने एरिया की लेंथ की डायरेक्शन में नहीं बढ़े, आप उसकी ब्रेथ की डायरेक्शन में नहीं बढ़े, कीपिंग द एरिया फिक्स। आपके पास क्या कोई एक डायरेक्शन अवेलेबल है? तो हमने कहा हाँ, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से एरिया बनता है तो उसके पास एक डायरेक्शन बचती है जेड एक्सिस। तो हम ये बोलते हैं कि एरिया मूव कर सकता है परपेंडिकुलरली और उसके पास एक डायरेक्शन होती है। अगर एक्स और वाई में बन रहा है एरिया तो जेड है, अगर वाई और जेड में एरिया बनेगा तो एक्स है, और अगर जेड और एक्स में बनेगा तो उसके पास डायरेक्शन है वाई। इसका मतलब एरिया को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करा जा सकता है, समझ रहे हैं? तो वही चीज़ है यहाँ पर, द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेनर एरिया वेक्टर इज स्पेसिफाइड बाय नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का मतलब क्या? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, इस पर परपेंडिकुलर बनाए तो कहाँ होगा? फ्रंट की तरफ, यानी कि जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो आप इसका एक डायग्राम बना लीजिए। ये ऐसे एक एरिया हो गया, और अगर हमसे पूछा जाए कि इस एरिया को परपेंडिकुलरली आप कहाँ मूव करा सकते हैं, तो कहेंगे इस डायरेक्शन में। और इस डायरेक्शन के अलावा जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने एन कैप बोल दिया। तो यहाँ कहेंगे कि अगर इसका एरिया ds है, अगर इसका एरिया मतलब पूरा जो एरिया है वो ds है, ds मतलब एक छोटा सा एरिया। ये मैं समझा क्यों रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको कि हम एरिया को ds क्यों बोल रहे हैं, वो भी बताता हूँ। तो अगर इसका एरिया ds है, ds इज इट्स एरिया, ये तो इसका एरिया हो गया, और ये जो वेक्टर है एरिया किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो इसके ऊपर वेक्टर का साइन आ जाएगा, ds वेक्टर इज इक्वल टू ds
इंटू एन कैप। एन कैप क्या है? नॉर्मल, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को आपने मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करा, तो मैग्नीट्यूड का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसने बस उसको एक डायरेक्शन दे दी, ठीक है, उसने उसको बस एक डायरेक्शन दे दी। यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि जैसे एरिया होता है, तो एरिया को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एस फॉर सरफेस, ठीक है, सरफेस मतलब एरिया। हाँ, अब मान लीजिए हमको पूरे एक सरफेस के अलाउंग कोई भी वैल्यू निकालनी है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम उसका एक छोटा सा, अब वो जो सरफेस है वो सरफेस मेरे पास डिफाइंड नहीं है। मान लीजिए कि एक स्क्वायर दे रखा है या रेक्टेंगल दे रखा है, तो उसकी सरफेस तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई डिफाइंड सरफेस नहीं होती, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और फिर टोटल सरफेस निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। तो वही काम है यहाँ पर कि वो जो छोटा सा सरफेस है, उस छोटे से सरफेस को हम डी एस बोलते हैं। अगर कहीं पर छोटा सा वॉल्यूम लेना है तो उसको बोल देते हैं डी वी, ठीक है। छोटी सी लेंथ लेनी है तो उसको बोल देते हैं डी एल। तो इस एरिया वेक्टर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी करने में। पर्टिकुलरली ये चीज़ आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएगी कि आप बताइए एरिया वेक्टर क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस बताओ, वो कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक नोट करें आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए ये पढ़ना ज़रूरी था, नोट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया the electric flux through a given area held inside an electric field held inside an electric field is the measure of the total number of electric lines of force is the measure of the total number of electric lines of force passing normally through that area. Passing normally through that area. तो अगर कोई एरिया दे रखा है, और एरिया कहाँ पर दे रखा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक एरिया दे रखा है, और आपसे ये पूछा जाए कि भैया आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती है, आप मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, मतलब सोच लीजिए कि स्क्वायर शीट है, स्क्वायर शीट को इस तरीके से रखा हुआ है और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो ऐसे हैं, वो इसके आर पार निकल रही है। ठीक है, तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे हम जब भी कभी ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सब एक दूसरे के पैरेलल ली जाती हैं। तो मैंने ये कहा कि 1 2
3 4 5 ऐसे करके हमने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बना दी। इन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को ऐसे समझाया है हमने कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में हमने एक एरिया डाल दिया। अब इस एरिया के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक नया टर्म है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ का मेजर है कि इस एरिया में से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही है। इट इज़ अ मेजर ऑफ दैट थिंग कि एक एरिया में से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रही है, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई ई, डेल्टा इसको बोलते हैं फाई, ऐसे जीरो बनाकर और ऐसे उसको बीच में से काट दो, इसको फाई बोलते हैं, फाई, ठीक है। तो डेल्टा फाई और सबस्क्रिप्ट में लिख दीजिए ई, ठीक। सबस्क्रिप्ट में ई क्यों लिखा जा रहा है कि अगर सबस्क्रिप्ट में एम लिखा जाएगा तो वो हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, सबस्क्रिप्ट में ई लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आप समझ ही रहे हैं कि जहाँ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में हमने एक एरिया डाल दिया तो वहाँ पर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, वो क्या हो जाएगा, वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, ई मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एस, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे पास एरिया होता है, जो हमारे पास एरिया होता है, मैं इसी शीट को यहाँ पर दोबारा बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये है एरिया, और जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी ऐसे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि इस एरिया पर परपेंडिकुलर है, ठीक। और जो ये एरिया है, इस एरिया पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉप करूँ, नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, तो वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हमारा ई वेक्टर और एन कैप दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो एन कैप है ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है किसकी, डी एस वैक्टर की, डी एस वैक्टर की, एरिया वैक्टर की डायरेक्शन। तो हम ये कहेंगे कि हियर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड, हियर सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड electric field and delta S vector are both normal to the plane. Here since E vector and delta S vector, देखिए डेल्टा कुछ नहीं है, ये D है, D बोल दो या डेल्टा बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। आप डी एस वैक्टर बोलिए या डेल्टा एस वैक्टर बोलो, वो एक ही बात है, ठीक। तो हियर सिंस E vector and delta S vector are both normal to the plane, that is angle between them is 0 डिग्री। उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्यों करा है ये अभी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर ये पोर्शन मिटा रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, दो वेक्टर्स हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो उनके बीच में एंगल तो कुछ है ही नहीं। एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नोट करें, इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट डेल्टा एस, बट इफ द नॉर्मल drawn but if the normal drawn to the area element delta S, if the normal drawn to the area element delta S makes an angle theta with the uniform field E vector, makes an angle theta with the uniform field
makes an angle theta with the uniform field E vector, then the component of E vector normal to delta S will be E cos theta. So electric flux becomes electric flux becomes delta phi E is equal to normal component of E. Good morning. सर मुझे लगा सो गए थे. हाँ अभी देता हूँ. Normal component of E into surface area. Normal component of E into surface area. Delta phi E is equal to E cos theta multiplied by delta S, and delta phi E is equal to E delta S cos theta, or delta phi E vector is equal to E vector dot delta S vector. अभी फिलहाल नोट करिए, मैं समझाता हूँ कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर. 1 मिनट वेट करें बस. यहाँ पर हमने ये कहा था कि जब भी कभी हम किसी भी एरिया की बात करते हैं तो एरिया का डायरेक्शन जो है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है. एरिया वेक्टर में हमने यही देखा कि एरिया का जो डायरेक्शन है कि जिस डायरेक्शन में एरिया मूव कर सकता है वो अपने नॉर्मली मूव कर सकता है. तो यहाँ पर क्या था कि एरिया का नॉर्मल ऐसे था, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हमने ऐसे लेकर चले हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कि उस सरफेस पर नॉर्मल है, ठीक है. तो ये दोनों काम हमने खुद से करे. पहला काम जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है. पहला काम ये तो है, ये तो होता ही है. दूसरा हमने ये करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसके नॉर्मल है. तो जब दोनों ही परपेंडिकुलर हैं तो यानी कि आपस में दोनों पैरेलल हो गए. दोनों जब आपस में पैरेलल हैं तो दोनों के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, थीटा कुछ बन ही नहीं रहा है. लेकिन अब क्या है कि अब जो दूसरा केस है उस दूसरे केस में हम ये कहते हैं बट इफ द नॉर्मल ड्रॉन टू द एरिया एलिमेंट डेल्टा एस मेक्स एन एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म फील्ड ई वेक्टर. यानी कि जो नॉर्मल है वो अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एक एंगल बनाने लगे थीटा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अब नॉर्मल नहीं होगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल ना हो
एक एंगल बना रहा हो तो क्या करना होगा, देखते हैं जरा। आप ये सोचिएगा कि अब हमारे पास जो एरिया है वो एरिया ऐसा है, एरिया तो ऐसे ही बनाओ जैसे यहाँ पर बनाया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस तरह से है। तो ये तो ई वेक्टर हो गया। अच्छा, और किसी भी इंस्टेंट पर इस पर आप नॉर्मल बनाइए, ऐसे नॉर्मल बना दिया मैंने ऐसे एन कैप। तो एन कैप और ई वेक्टर के बीच में अगर एंगल अब थीटा है, मेरी बात समझ में आ गई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले नॉर्मल डायरेक्शन में ही था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में, और इस सरफेस पर जो परपेंडिकुलर है वो इस डायरेक्शन में है। तो अब इस नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम ना होकर अब दोनों के बीच में एक एंगल थीटा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है वो क्या है कि इट इज़ द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ तो ये ऐसे जा रही है, नॉर्मली कौन सी जाएगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मैं कहूँगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। समझ गए? इसका ई वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ई कॉस थीटा। तो एन वेक्टर के अलाउंग आप ये देखेंगे कि एन वेक्टर के अलाउंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन कैप के अलाउंग, सॉरी एन कैप के अलाउंग हमारा जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो वही यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि देन द कंपोनेंट ई वेक्टर नॉर्मल टू डेल्टा एस, यानी कि ये जो सरफेस एरिया है इस सरफेस पर नॉर्मल, वो जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा ई कॉस थीटा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, वो ई कॉस थीटा। तो एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है दैट इज ऑलवेज कॉस, उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ई कॉस थीटा हो गया। तो ई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो ई कॉस थीटा को डेल्टा एस यानी कि एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका जो एरिया है वो क्या है, डी एस या डेल्टा एस, इसको आपने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। ई कॉस थीटा को डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करा, रीअरेंज करके लिख दिया ई डेल्टा एस कॉस थीटा, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब मेरे को ये बताइए ए बी कॉस थीटा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट का ही तो डेफिनेशन है ये। तो इसीलिए मैंने इसको ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर लिख दिया। तो वेक्टोरिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे लिखा जा सकता है, और अगर सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो इट विल बी ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब आ जाइए कि फिर ये क्या था, ये मजाक तो नहीं था, नहीं मजाक नहीं था, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या था, 0 डिग्री। तो ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस ही तो बचेगा, क्योंकि कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है कॉस 0 डिग्री 1 होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा ई डेल्टा एस कॉस थीटा रहेगा उसका मैग्नीट्यूड। और अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और नॉर्मल दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच के बनने वाला एंगल थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, दैट्स व्हाई इट इज ई डेल्टा एस। क्लियर है मेरी बात? समझ गए? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में आप नोट करेंगे, बल्कि हाँ अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में एक चीज़ और नोट करेंगे। एक डेफिनेशन तो ये हो गई जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक डेफिनेशन ये हो गई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जब दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो ये आ जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारा जो एरिया है, एरिया ही मतलब प्रॉपरली डिफाइंड हो, जैसे यहाँ पर इस एरिया को डिफाइन कर सकते हैं कि या तो ये स्क्वायर हो सकता है या ये रेक्टेंगल हो सकता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म ना हो। यूनिफॉर्म मतलब जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि आप पैरेलल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बना देंगे, ठीक। और अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जनरली क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो दे आर स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप नोट करें, इन केस द फील्ड, नोट करके लिखिएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो सारी कहानी समझानी है वहाँ पर, ठीक है, ये सारी कहानी समझानी है। आप लिखिएगा नोट, इन केस द फील्ड वेक्टर ई वेक्टर, इन केस द फील्ड ई वेक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म, in case the field E vector is
in case the field E vector is non-uniform, we consider a closed surface capital S lying inside the field. We consider in case the field E vector is non-uniform, we consider a closed surface. We consider a closed surface S lying inside the field. Lying inside the field. We consider a closed surface S lying inside the field. ब्रैकेट में लिखिए as shown. ब्रैकेट में लिखिए as shown. तो अब हम ये कहेंगे कि फील्ड है और फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है. अब उसके अंदर हम कोई एक क्लोज सरफेस, जैसे फील्ड के अंदर हमने माना इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है. इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने जो सरफेस ली वो एक प्रॉपर्ली डिफाइंड सरफेस थी, स्क्वायर था या रेक्टेंगुलर शीट थी. अब मैं कहूँगा नहीं जी कुछ भी हो सकती है, तो बना दो कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सा, ऐसे कुछ भी अमीबा टाइप कुछ भी शेप बना दो. बना दिया. अच्छा, इसको बोल देंगे क्लोज्ड सरफेस एस. इसको बोल देंगे क्लोज्ड सरफेस एस. क्लोज सरफेस एस बोल दिया इसको. फिर हम ये कहेंगे कि भाई अब मुझे क्या करना है कि अब ना मैं इसका सरफेस एरिया तो मैं निकाल ही नहीं सकता, तो सरफेस एरिया मेरे को निकालना आता नहीं, तो मैं कैसे करूँगा. इंटीग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन ये थी कि हमारे को जब भी कभी इंटीग्रेट करना होता है, तो इंटीग्रेट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देना. इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, एडिशन ही होता है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, मैं जानता ही नहीं इस सरफेस को कहते क्या है, ना तो ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये सिलेंडर है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है, कुछ भी है. तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के लिए हम इस पूरे सरफेस को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया एलिमेंट्स. छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे. ठीक. तो मैंने क्या करा, मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, ऐसे ये एरिया एलिमेंट ले लिया, इसको शेड कर दो ऐसे. ठीक है. और इस एरिया को, जो पूरा टोटल एरिया है वो तो एस है, लेकिन इस एरिया को मैंने बोल दिया DS1. DS1 यानी कि छोटा सा सरफेस 1, पहला सरफेस, पहला टुकड़ा DS1. ठीक. अब क्या करेंगे, हमें एक तो सरफेस के नॉर्मल निकालना है, तो जब एरिया वेक्टर निकालना होगा, जब DS1 का हमें डायरेक्शन निकालना होगा, तो इस पर नॉर्मल बनाना होगा. नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या हो गया, n कैप. ठीक है. हाँ जी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना सकता है. हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गया. जैसे यहाँ पर था, नॉर्मल के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो थीटा एंगल बना रहा था, तो इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ एंगल बनाएगा. उस एंगल को हमने थीटा बोल दिया, इस एंगल को हमने बोल दिया थीटा, और इस कंपोनेंट को हमने बोल दिया E1 वेक्टर. ठीक है. तो नोट करें, ये मिटा रहा हूँ इधर से पोर्शन. यहाँ पर नोट करिएगा कि we can divide the surface S into small area elements. We can divide the surface capital S into small area elements. We can divide the surface S into small area elements. Small area elements, delta S1 vector, delta S1 vector, comma delta S2 vector, comma delta S3 vector, comma dot delta Sn vector.
डेल्टा एस एन वेक्टर, कैपिटल एन लिखना पड़ेगा, कैपिटल डेल्टा एस एन वेक्टर, ये हो गया। उसके बाद आप लिखेंगे लेट द कोरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट दीज एलिमेंट्स बी, लेट द corresponding electric fields at these elements, that the corresponding electric fields at these elements be even vector comma E2 vector comma E3 vector dot 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 till En vector। तो जैसे मैंने पहला टुकड़ा लिया, इसको ds1 बोलो या डेल्टा s1 बोलो, वो एक ही बात है। तो उससे उस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E1 वेक्टर, इस एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E2 वेक्टर। तो ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स और उतने सारे छोटे 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 एरिया एलिमेंट। क्यों? क्योंकि सरफेस मेरे पास प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये कहेंगे then the electric flux through the surface capital S will be given as, then the electric flux through the surface capital S will be इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कैपिटल एस विल बी गिवन एज, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से जितना भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनता जाएगा सबको ऐड करते चले जाओ। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको मैंने बोल दिया फाई ई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ, तो उसको बोल दिया फाई ई। तो क्या हो जाएगा E1 वेक्टर डॉट डेल्टा S1 वेक्टर, क्या आया था E1 वेक्टर E वेक्टर डॉट डेल्टा S वेक्टर आया था। तो इसको लिखो E1 वेक्टर डॉट डेल्टा S1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर डॉट डेल्टा S2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट डेल्टा S3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में लिखेंगे En वेक्टर कैपिटल En वेक्टर डॉट डेल्टा Sn वेक्टर। ये आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब ये मेंशन करने के बाद आप जब भी ऐसा देखेंगे कि इतने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डेल्टा एस वाले एलिमेंट्स जो है ये सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, तो जब ये ऐड हो रहे हैं तो इसमें समेशन का साइन लगाया जा सकता है, ठीक है। समेशन का साइन लगाइए। मैं कहूँगा फाई ई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। आई जो है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आप ये देखिए यहाँ पर 1 है, दोनों 1 है, फिर दोनों 2 है, फिर दोनों 3 है, फिर 4, फिर 5, ऐसे लास्ट में आ जाएगा n। तो आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई वेक्टर डॉट डेल्टा एस आई वेक्टर, ये कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो आप एरिया ले रहे हैं, ये जो आप एरिया ले रहे हैं ना, एरिया के छोटे छोटे टुकड़े ले रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया। इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया का मतलब इतना छोटा कि माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा, बहुत छोटा, ठीक है। जैसे एक बड़ी फोटोग्राफ होती है, तो बड़ी फोटोग्राफ जो होती है वो छोटे 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 पिक्सल से मिलकर बनती है। तो ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स होंगे, हम कहेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स। तो आपने जो एलिमेंट्स लिए हैं, कितने एलिमेंट्स लिए हैं आपने, लिए n एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप यहाँ कहेंगे हियर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपने इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिए, ठीक है। दूसरा जो ये हमारा डेल्टा एस है, डेल्टा एस यानी कि जो आप एरिया ले रहे हैं वो कितना छोटा ले रहे हैं, बहुत छोटा, ना के बराबर। तो ये आप ले रहे हैं टेंडिंग टू 0। तो ये आपने इनकी लिमिट्स डिफाइन कर दी। अब ये बीच का पोर्शन मिटा रहा हूँ मैं।
लिमिट्स डिफाइन कर दी हैं तो हम ये कहेंगे द अबव रिलेशन कैन बी रिटर्न एज the above relation can be written as phi e is equal to, अब आप ये लिमिट्स बता देंगे तो आप यहाँ लिखेंगे लिमिट कैपिटल N टेंडिंग टू इंफिनिटी और डेल्टा S टेंडिंग टू 0 समेशन I is equal to 1 to n ei वेक्टर डॉट डेल्टा SI वेक्टर। आपने ये कर दिया भाई, ये तो हम कर ही सकते हैं ना, लिमिट हमने लिख दिया इसके सामने। क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे पता है मैंने एलिमेंट्स कितने लिए, इनफाइनाइट, और एरिया कितना छोटा होना चाहिए, एरिया होना चाहिए बिल्कुल ना के बराबर टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब भी कभी समेशन हम करते हैं और समेशन के साथ में एक टर्म मल्टीप्लाई हो रहा होता है जो कि 0 को टेंड करे, और कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ये इन्फिनिटी को टेंड करें, तो ये भी डेफिनेशन होती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में आपने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, अगर वो एलिमेंट्स इनफाइनाइट ले लिया आपने, ठीक है, और अगर आप जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए जितने इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, इंटीग्रेट छोटे छोटे एरिया को तो जोड़ रहे हैं, ठीक है, तभी तो पूरा का पूरा एरिया निकलेगा। तो अगर वो टेंडिंग टू 0 हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स टेंडिंग टू इंफिनिटी हो, तो ये जो इतनी कहानी लिखी जा रही है, इस कहानी का ही शॉर्ट फॉर्म है, सिंबल होता है इसका आपका इंटीग्रेशन का। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज phi e is equal to इंटीग्रेशन e वेक्टर डॉट ds वेक्टर, e वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और ये इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर एक गोला बना दो, ऐसे एक सर्कल बना दो। इस सर्कल का मतलब क्या है कि आप सरफेस इंटीग्रेट कर दो, यहाँ पर आपका वेरिएबल क्या है, सरफेस एरिया, तो आप सरफेस के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। वो सरफेस एक क्लोज सरफेस है, वो ऐसी टूटी हुई सरफेस नहीं है कि ओपन सरफेस हो, खुली हुई सरफेस नहीं है, वो एक ओपन सरफेस है, सॉरी क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस मतलब उसका एरिया डिफाइंड होगा, ऐसा नहीं है कि चला जा रहा है जी इनफाइनाइट एरिया हो गया, ठीक है, तो उस सरफेस का एरिया होगा। तो ये इसका रूल कोई अलग नहीं होता, रूल्स सारे के सारे वही लगेंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन वाले रूल्स लगेंगे। बस अगर सरफेस हमारी क्लोज्ड है तो हम एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से कोई मेरे को वॉल्यूम इंटीग्रल करना होगा, तो वॉल्यूम अगर क्लोज्ड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर ओपन बकेट दे रखी है, ओपन बकेट का वॉल्यूम निकालना है, तो ओपन बकेट में कभी भी ये नहीं लगाएंगे, क्यों, ओपन बकेट ऊपर से ओपन है, ठीक है, उसके अंदर जो भी वॉल्यूम है, जो भी अंदर हमने लिक्विड डाला, कुछ भी डाला, वो निकल सकता है, तो उस पर मैं ये क्लोज वाला सिंबल नहीं लगाऊंगा। बाकी इंटीग्रेशन के रूल्स सारे सेम लगेंगे इसमें, ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो फाइनली आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ, इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज़ करना होगा, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है आपका, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि टेस्ट तुम्हारा है और तुम्हारा भी है मंडे को, हाँ, तुम दोनों तो सेम ही क्लास में हो, है ना, और तुम्हारा भी फिजिक्स का ये पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, सर हमने तो ये भी करवाया एविडेंस। अच्छा, तो आपको वो जो शीट भेजी है उसमें से कुछ मतलब हो सकता है कि टेस्ट में कुछ आए? सर हमें तो ये लगता है उसमें कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो आ सकता है करवाया नहीं। सर, करवाया जानबूझ के नहीं। कोई क्वेश्चन देंगे तो उनको क्या करना। अच्छा, और तुम्हारे यहाँ कंप्लीट ही करा दिया चैप्टर, तुम बताते हैं ना काफ़ी दिनों से चल रहा था ये चैप्टर, तो ये अभी आज ही हुआ है क्या? अच्छा, आज कंप्लीट हुआ है, मंडे को जैसे क्लास टेस्ट होता है वैसे। यस सर, क्लास अच्छा, यूटी तो 28 को 28 को है, तो उसमें तो पक्का आएगा ही आएगा ये चैप्टर, Yes, 28 यही को chapter आ रहा है। यही चैप्टर आ रहा है। एक काम करते हैं, कल एक ऑनलाइन क्लास लेंगे और कंफर्टेबल हो, रात में 9 बजे ले लूँ, 9 बजे, ठीक है, 9 बजे एक ऑनलाइन क्लास लूँगा, ठीक है, तो 9 का 9:15 हो सकता है, मैं मैसेज डाल दूँगा आपको, ठीक है ना। तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास लूँगा इसकी, कोशिश करता हूँ कि आपका 28 को तो मेन वाला एग्ज़ाम है,
और तुम्हारा पोटेंशियल वाला चल रहा है, इसका मतलब वो अगला चैप्टर उन्होंने स्टार्ट करा दिया, ठीक है। नहीं हाँ हाँ 100%। पोटेंशियल अगर चल रहा है तो फिर वो सेकंड चैप्टर, वो सेकंड चैप्टर उन्होंने करा दिया भाई, उन्होंने करा दिया बस। 5 क्लासेस में करवाएं। हाँ वो छोड़ो, 5 में और कहीं और कम में भी करा सकते हैं। तो कल एक एक्स्ट्रा क्लास दूंगा 9:15 बजे, और हमारा इसमें गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम का प्रूफ है, और उसके बाद गॉस थ्योरम की 2 एप्लीकेशंस हैं। एक तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर में कैसे लगाते हैं, और एक इनफाइनाइट प्लेन शीट में। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर मतलब एक ऐसा वायर जिसकी लेंथ नहीं पता हमें। इनफाइनाइट प्लेन शीट मतलब एक ऐसी शीट जिसका एरिया नहीं पता, जैसे यहाँ पर एरिया पता था तो क्लोज लूप था, वहाँ पर एरिया नहीं पता। तो ये हमारा आप समझ लो 2 क्लासेस का बच रहा है। सैटरडे है, मैं कोशिश करता हूँ मंडे या ट्यूसडे तक ख़त्म ही कर दूँगा इसको, ठीक है। और 1-2 क्लासेस और लेकर न्यूमेरिकल्स में निपटा देंगे इसको। 28 से पहले हो जाएगा 100%, ठीक है। चलिए जी, ठीक है फिर। हाँ हाँ, अगर वैसे टाइम थोड़ा ऑड है 9:15 बजे, लेकिन अगर कोई ऑफलाइन आना चाहे तो ऑफलाइन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग। शायद वो शोर होगा हनुमान जयंती के बाद। कब? और वो स्टेडियम सज रहा है ना। कल 17 तारीख है क्या? हाँ शायद। अरे नहीं, कल 16 है। सर तो सर वो आज से सजा रहे हैं। हाँ 9 बजे ऑफलाइन। अगर आना चाहो तो आ जाओ। अच्छा कल? अरे मैं तो रात को ले रहा हूँ, सुबह थोड़ी। रात को 9 बजे, तभी तो कह रहा हूँ ऑड टाइमिंग्स है। सर वो 5 बजे को क्या